वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ हमेशा की तरह शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। यूक्रेन जंग और बढ़ते क्रूड ऑयल की कीमतों के दरमियान बरतानवी वज़ीर आज़म का अरब ममालिक का दौरा, अबू धाबी के वली-अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से की मुलाकात, सिक्योरिटी, डिफेंस और बिजनेस बढ़ाने पर किया तबादला ख्याल। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाज में वज़ीर आज़म की कामयाब मुलाकात, यूक्रेन में जारी जंग समेत ताज़ा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर बोरिस जॉनसन ने की बातचीत। रूस की मईशत को पूरी तरह तबाह करने की सिमत बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस समेत 6 ममालिक ने उठाया बड़ा कदम, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का यूक्रेन की सूरत हाल पर फौरी इजलास तलब करने का किया मुतालबा। हिजाब पर पाबंदी के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रियासत में बंद जारी, कर्नाटक के कई इलाकों में मरकजी बाजार और सड़कें नजर आई वीरान, अमारत शरिया कर्नाटक ने दी थी बंद की कॉल। कश्मीर फाइल्स को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बताया आधा अधूरा, कहा इस फिल्म में कोई पैगाम नहीं, बीजेपी वालों के सामने खड़े हो जाओ तो भाग जाते हैं। और दी कश्मीर फाइल्स मूवी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, फिल्म देखकर मुसलमानों के खिलाफ सिनेमा हॉल में की जा रही है बयानबाजी, इतनी नफरत क्यों? बेशक कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन दिगर 1500 हिंदू मारे गए, उनके लिए कौन बहाएगा आंसू? ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अबू धाबी के वली-अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने तवानाई के आलमी मंडियों के इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया है। इससे पहले बुध के रोज़ बोरिस जॉनसन तेल की बढ़ती हुई कीमतों के तनाजुर में मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुंचे थे। इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के रद्द-ए-अमल में रूस के खिलाफ तेल और गैस की बरामदात पर पाबंदियों के निफाज के बाद वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के दौरे का मकसद तेल एक्सपोर्ट करने वाले अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि बोरिस जॉनसन और शेख मोहम्मद ने दोनों ममालिक के दरमियान देरीना शराकतदारी का खैर मकदम किया है और तवानाई की सलामती, दिफा और तिजारत के शोबों में दो तरफा ताउन और इश्तराक बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल किया है। यूएई के दौरे के बाद वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के सऊदी अरब के दौरे के मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान तज़वीराती शराकतदारी कौंसिल के क़याम का समझौता तय पा गया है। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाज में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुलाकात की है और दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने इस मौके पर तज़वीराती शराकतदारी कौंसिल के क़याम के लिए मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वली-अहद और जॉनसन ने यूक्रेन में जारी जंग समेत ताज़ा इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत की है। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर बातचीत की। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने वाले रूस की मईशत को पूरी तरह से तबाह करने की मगरबी ममालिक की कोशिशें जारी है। अब बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस समेत 6 ममालिक ने यूक्रेन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल यानी UNSC का इजलास बुलाने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया के मुस्तकिल मिशन ने ये इत्तला दी है। मिशन ने ट्वीट किया, बरतानिया, अल्बानिया, फ्रांस, आयरलैंड, नॉर्वे और अमेरिका ने यूक्रेन पर सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन अपने अंजाम तक जारी रहेगा। उनका कहना था कि रूस की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सिफारती तरीक़े मसदूद हो गए हैं और अब हमें जंग के सिवा कोई चारा नहीं रहा है। यूक्रेन के गैर मुसल्लह होने तक यह ऑपरेशन जारी रहेगा। रूसी सदर ने फौजी ऑपरेशन के हवाले से एक तकरीर में वजाहत की है कि यूक्रेन ने मगरबी ताकतों की मदद से हमारे खिलाफ जारियत का मंसूबा बनाया। यूक्रेन को हमारे खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाले महाज में तब्दील नहीं होने दिया जाएगा। अपनी तकरीर में रूसी सदर ने वार्निंग दी है कि रूस के पास यूक्रेन पर हमले के अलावा कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का कोई ऑप्शन नहीं है
اور یہ کہ مغرب یوکرین پر فوجی آپریشن کو ان کے ملک پر پابندیاں لگانے کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملکی صورتحال کو امریکہ کے 9/11 اور پرل ہاربر جیسا قرار دیتے ہوئے امریکی کانگریس سے امداد مانگ لی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی یوکرین کے لیے $800 ملین امداد کا اعلان کرتے ہوئے روس کے صدر پوتن کو جنگی مجرم قرار دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس 3 ہفتوں سے یوکرین پر بم حملے کر رہا ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جارح روس ہماری جرت اور انسانی اقدار کا امتحان لے رہا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کا جمہوریت اور آزادی پر کبھی نہ ڈگمگانے والا یقین ہے۔ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن جارحیت ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ یوکرین کے صدر کا کہنا تھا کہ یہ جنگ مقدر کا فیصلہ کرے گی۔ یوکرین پر حملے کے بعد روس پر بڑے پیمانے پر پابندی لگانے والے امریکہ نے ہندوستان کو خبردار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اگر ہندوستان روس سے سستا خام تیل خریدتا ہے تو یہ جمہوریت کے لحاظ سے انتہائی غلط اقدام ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ ہندوستان اس معاملے میں روس کا ساتھ دے رہا ہے۔ روس نے ہندوستان کو سستا تیل دینے کی پیشکش کی ہے۔ اس بارے میں پوچھے جانے پر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا کہ یہ پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن ایسا قدم اٹھانے سے پہلے ہندوستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی حمایت کر رہا ہے۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو روس کی حمایت دراصل یوکرین پر روس کے حملے کی حمایت تصور کی جائے گی۔ چیچنیا کی سربراہ رمضان قدیروف نے امریکی کمپنی ٹیسلا کے مالک اور دنیا کے امیر ترین آدمی ایلن مسک کے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو دیے گئے چیلنج کا جواب دیا ہے۔ ایلن مسک نے اپنے چیلنج میں روسی صدر کو 1 to 1 لڑنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ مقابلے میں جیتنے والے کو یوکرین دے دیا جائے گا۔ روس کے حلیف قدیروف نے اپنے جواب میں کہا کہ ایلن مسک کو فوری شکست ہو جائے گی۔ انگریزی ویب سائٹ بزنس انسائیڈر کی رپورٹ کے مطابق قدیروف نے مسک سے کہا ہے کہ میری آپ کو نصیحت ہے کہ پوتن کے ساتھ مقابلہ نہ کریں۔ اس سے پہلے پیر کے روز ایلن مسک نے اپنے ٹویٹ میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کو 1 to 1 مقابلے کا چیلنج دیا تھا۔ انہوں نے ٹویٹ میں روسی صدر کا نام روسی زبان میں جبکہ بقیہ عبارت انگریزی زبان میں لکھی تھی۔ رمضان قدیروف نے بھی اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر جاری بیان میں پوتن کی جوڈو کی صلاحیتوں کا حوالہ دیا۔ قدیروف کے نزدیک ایلن مسک کو چیچنیا میں کسی ادارے میں تربیت حاصل کرنا چاہیے۔ یوکرین کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ روسی فورسز نے جنوبی یوکرین کے شہر میلیٹوپول کے میئر ایوان فیدروف کو اغوا کیے جانے کے چند دن بعد رہا کر دیا ہے۔ یوکرین کے ایوان صدر کی ایک ترجمان داشا زریونا نے بدھ کی رات گئے یوکرینی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ فیدروف کی 9 گرفتار روسی فوجیوں کو چھوڑنے کے بدلے رہائی عمل میں آئی ہے۔ چھوڑ دیے جانے والے 9 روسی فوجیوں کی عمریں 20 سے 21 سال کے درمیان ہیں۔ فیدروف کو اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ سپلائی کے مسائل کو سنبھالنے کے لیے اپنے شہر میں ایک کرائسس سیل میں موجود تھے۔ ایران نے برطانیہ کی پہل پر دوہری شہرت کے حامل 2 افراد کو رہا کر دیا ہے۔ ان افراد پر جاسوسی اور بغاوت کی سازش کا الزام تھا۔ نازنین زکاری اور ریڈ کلف جو برٹن اور ایران کی دوہری شہریت رکھتے ہیں، ان کو تقریباً 6 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے والی رکن پارلیمنٹ ٹیولپ صدیق نے کہا کہ نازنین تہران کے ہوائی اڈے پر ہیں اور وطن واپس آ رہی ہیں۔ وہیں سوشل میڈیا پر تازہ ویڈیوز پہنچ چکی ہے جس میں وہ برطانیہ میں لینڈ ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق زغاری اور ریڈ کلیف جیل کی سزا کاٹ کر تہران سے برٹن واپس ہو گئے۔ اس سے پہلے ایران کی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی تھی کہ برطانوی حکومت کی جانب سے ایران کو $53 ملین کی ادائیگی کے بعد زغاری اور ریڈ کلیف کو رہا کر دیا گیا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک کا دورہ کر رہے وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی قبل ازیں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ تہران میں ایک ٹیم زغاری اور ریڈ کلیف کی رہائی کے لیے بات چیت کر رہی ہے۔ نازنین اور ریڈ کلیف کو ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا اور انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ ریڈ کلیف اور نازنین کو اپریل 2016 میں تہران کے ہوائی اڈے پر اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب وہ خبر رساں ایجنسی کی خیراتی ادارے تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ خاندان سے ملاقات کے بعد برٹن واپس ہو رہے تھے۔
After 6 years, I can mention Nazanin Zaghari Ratcliffe in the chamber and not beg for her release. So thank you, Mr. Speaker. After 8 urgent questions and countless debates, it's a pleasure to finally be standing here and talking about her. And this wouldn't have happened without the Foreign Secretary and the member for Braintree. So can I say thank you from the bottom of my heart, and to all the FCO officials who I know worked tirelessly to make this happen. So thank you. I also wanted to thank Redress, Gibson Dunn, Change UK and Amnesty International and other organisations and individuals who worked so hard to release Nazanin. And can I thank all the MPs on behalf of Richard Ratcliffe who texted me just before I stood up to say thank you across the chamber, because whichever side of the House you were in, you worked hard. Everyone worked hard to make sure that Nazanin was released. So whichever party, whichever member, wherever, whichever constituency you represented, thank you, and thank you from Richard Ratcliffe as well, including all the MPs who visited Richard when he was on both his hunger strikes. And to the community, especially in West Hampstead, where Nazanin's home is, thank you for always coming and supporting us. But most importantly, I want to pay tribute to my constituent, Richard Ratcliffe, for his relentless campaigning, but I also think he's really set the bar high for all husbands across the world. Can I say to Nazanin, welcome home after 6 long years. And can I say to Gabriella, this time, Mummy really is coming home. ईरान की नेशनल मेडिकल इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि आग के त्यौहार या फायर फेस्टिवल के दौरान खतरनाक पटाखे जलाने और जोखिम वाले काम करने से 19 अफराद हलाक और 2,817 जख्मी हो गए। नीम सरकारी खबर रसाई एजेंसी महर ने तंजीम के तर्जुमान मुश्तबा कारदी के हवाले से बताया कि झुलसने वाले लोगों में से 90% का इलाज करके उन्हें तिब्बी सेंटर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंगल की रात के वाक़यात में झुलसे 171 अफराद के आज़ा को काटना पड़ा और 880 अफराद की आंखों को नुकसान पहुंचा है। खलीजी मुल्क यूएई में ज़लज़ले से अफरा तफरी फैल गई। आज अलसबाब मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी ने बताया कि अमारती वक्त के मुताबिक ज़लज़ले के झटके रात 3:19 पर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले से लोग सोते हुए उठ गए। अभी तक इस ज़लज़ले में किसी भी किस्म का जानी व माली नुकसान की तफसील सामने नहीं आई है। जापान के शुमारी खित्ते फुकुशिमा के साहली इलाके में 7.3 शिद्दत के खतरनाक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और सुनामी अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक जापान के मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने कहा कि ज़लज़ले की गहराई 60 किलोमीटर ज़ेर समंदर थी। मज़कूरा खित्ता जापान के उन इलाकों में शामिल है जहां साल 2011 में 9 शिद्दत का बदतरीन ज़लज़ला और सुनामी से तबाही आई थी और उससे जोहरी बहरान भी पैदा हुआ था। ज़लज़ले की वजह से टोक्यो में 7 लाख अफराद व पूरे जापान में 20 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। जापान के वज़ीर आज़म फूमियो केशिदा ने सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत सूरत हाल के बारे में मालूमात जमा कर रही है।
पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह और मरकजी वजीर बराए तरक्की व मनसूबाबंदी असद उमर ने मुल्क भर में कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया है। असद उमर का कहना था कि हमें इल्म नहीं है कि ये वबा खत्म होगी या नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि ये चलती रहेगी और मामूल का हिस्सा बन जाएगी। हमने अब कोरोना वायरस के सबब लगाई गई पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। पाबंदियां खत्म करने का ऐलान करते हुए उनका कहना था कि इंडोर शादी की तकरीबात, स्पोर्ट्स, जिम्स समेत तमाम तर पाबंदियों को खत्म किया गया है, लेकिन वैक्सीन से मुताल्लिक़ पाबंदियां अब भी बरकरार है। यानी हवाई सफ़र करने वालों के लिए वैक्सीन को लाजमी करार दिया गया है। असद उमर का कहना था कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बीमारी ख़त्म हो गई है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया कैंसर की तरह फैल रहा है। दारुल हुकूमत अंकारा में दूसरे इंटरनेशनल मीडिया एंड इस्लामोफोबिया फोरम में एक वीडियो पैगाम में सदर ने कहा कि इस्लामोफोबिया सड़क पर मौजूद लोगों से लेकर सियासतदानों, कारकुनों और सरकारी मुलाजमीन तक मुआशरे के तमाम तबकात को मुतासर कर रहा है। सदर एर्दोगान ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस्लामोफोबिया सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के तमाम लोगों के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो हम 2019 में न्यूजीलैंड और 2021 में कनाडा जैसे इस्लामोफोबिक हमलों को नहीं रोक पाएंगे। सदर एर्दोगान ने इस बात पर भी जोर दिया कि मगरबी सियासतदानों, मीडिया इदारों और रियासती इदारों के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आलम इस्लाम और इसके इदारों पर आयद होती है। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमानों को सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए, जायज़ बुनियादों पर अपने हुकूक हासिल करने चाहिए और इस नाइंसाफ़ी, गैर कानूनी और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ लड़ना चाहिए जो उनके साथ करोड़ों लोगों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान ने कर्नाटक हाई कोर्ट के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी के फैसले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए दावा किया कि ये फैसला मजहबी रसूमात की आज़ादी के उसूल को बरकरार रखने में नाकाम रहा है और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने कहा कि ये फैसला मुसलमानों के खिलाफ जारी मुहिम में एक और गिरावट की निशानदही करता है, क्योंकि इस मुहिम के तहत मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए सेकुलरिज्म का लिबास इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया कि हिंदुस्तान अपनी सेकुलर शनाख्त खो रहा है जो उसकी अक़लियतों के लिए मुहलिक है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की है कि वो अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मजहब पर अमल करने के हक़ को यकीनी बनाए। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। अमारत शरिया कर्नाटक के अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद खान रशादी ने हिजाब से मुताल्लिक़ कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए आज जुमेरात को रियासतगीर बंद की कॉल दी थी, जिसके बाद रियासत की तंजीमों ने मुस्लिम कम्युनिटी के हर तबके से बंद में शिरकत की अपील की है, जिसका असर आज रियासत के कई इलाकों में देखने में मिल रहा है। कर्नाटक में पुरअमन रज़ाकाराना बंद का एहतमाम जारी है। इसी दौरान स्टेट बैंक और मरकजी बाजार व सड़कें वीरान नजर आए, क्योंकि बहुत से दुकानदारों ने हिजाब केस में रियासती हाई कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों के बुलाए गए बंद की पुरजोर हिमायत की है। वाज़ेह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब के फैसले के बाद कई रियासती मुस्लिम तंजीमों ने आज 17 मार्च बरोज़ जुमेरात को कर्नाटक बंद की कॉल दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को आधा अधूरा सच करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में कोई पैगाम नहीं है, बीजेपी वालों के सामने खड़े हो जाओ तो वो भाग जाते हैं। कश्मीर फाइल देखा, वहाँ के कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई और उस पर बनाई गई फिल्म है, जिसमें एक परिवार की घटना है जिसको लेके पूरा आगे बढ़ता है पिक्चर।
लेकिन आखिरी में जो नायक है वो कहता है कि इसमें न केवल हिंदुओं की बल्कि वहाँ बौद्धिस्ट हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं जो भारत के साथ हैं, उनकी भी हत्याएं हुई। लेकिन इस पिक्चर में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। जो कश्मीरी पंडित हैं उसका विस्थापन हुआ। ये वो दौर है जो 1990 का, जिसमें बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी का उस समय वो नेतृत्व कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी पूरे समर्थन में था। उस समय जगमोहन जी वहाँ के उपराज्यपाल थे। कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए उन्होंने कहा। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, लेकिन वहाँ सेना भेजी नहीं गई। सेना तब भेजी गई जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लोकसभा का घेराव करते हैं, तब वहाँ सेना भेजी गई। और आज भी कश्मीरी पंडित की समस्या वही है। 370 हटा दिए गए, लेकिन न उसको बसाने का काम हो रहा है, न अटल जी की सरकार 6 साल रहा तब, और अभी 8 साल से मोदी जी की सरकार है, तब भी 370 हटे कितने दिन हो गए, लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। इस पिक्चर में भी उसका समाधान कुछ दिखाया नहीं गया। जब पिक्चर बनाते हैं, किसी समस्या को उठाते हैं, तो समाधान भी बताते डायरेक्टर, लेकिन उस डायरेक्टर ने समाधान नहीं बताया, केवल एक लेक्चर दी है। और इस सरकार भी 370 हटा के केवल राजनीति की है। 370 जब हटा तब बोले कि कश्मीर में ज़मीन लेंगे। वहाँ तो हरियाणा के मंत्री जी ने कुछ और बयान दिया था, जिसके बारे में कहूँगा नहीं। लेकिन आज तक के कोई वहाँ उसे वापस नहीं किया गया, और उनको जो सहायता देनी चाहिए कश्मीरी पंडितों को, उसमें भी कोई वृद्धि नहीं की गई। अब आप लोग कुछ सवाल, वो जहाँ सामने कोई खड़ा तो पलायन कर जाते हैं, वो सामना नहीं करते। और इसीलिए हम पिक्चर देखें, देखने के बाद बता रहे हैं कि पिक्चर आधी अधूरी है, पूरी सच नहीं बताई गई है, और उसका समाधान कुछ नहीं है। और ऐसे पिक्चर जिसमें समाधान नहीं है, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं है, कोई संदेश नहीं देने की कोशिश, केवल हिंसा दिखाने की कोशिश है, मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। द कश्मीर फाइल्स के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की खबरों के दरमियान MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिल्म देखकर लोग मुसलमानों के खिलाफ वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्यों मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। कितने वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जिनमें सिनेमा हॉल में कोई भी खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियां कर रहा है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि यकीनन कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा गया, 209 लोगों को मारा गया, मेरे पास उनके नाम भी हैं पूरे, मगर जो 1500 हिंदू मारे गए जो कश्मीरी पंडित नहीं थे, जो डोगरा इलाके के थे, उनके लिए कौन आंसू बहाएगा। मुल्क के वजीर आजम को फिल्म देखकर कश्मीरी पंडितों की तकलीफ याद आई। 7 साल से सरकार में रह रहे मोदी सरकार बता दे कि कितने कश्मीरी पंडितों को आप वापस लेकर गए वादी में, कितनों को आपने ठहराया, आप नफरत क्यों फैला रहे हैं। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में कांग्रेस के दौर में 500 से ज्यादा मुसलमानों के पुलिस फायरिंग में कत्ल किए जाने का भी जिक्र किया। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने भी कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा कि लखीमपुर खेरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने के वाक़े पर भी फिल्म बनाई जाए। मूवी को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था, कश्मीर फाइल्स को लेकर। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बनी। 11 मंत्री आ रहे भाजपा।
CPI के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने दावा किया है कि 4 रियासतों में असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की जीत के बाद हिंदुत्ववादी ताकतों के हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि RSS का मकसद हिंदुस्तान की तारीख को फिर से लिखना और फिरका वाराना तकसीम को मजीद गहरा करना है। येचुरी ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख को बदलने के लिए RSS बहुत जारहाना मौक़िफ़ अपना रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भगवा ब्रिगेड का मकसद हिंदुस्तानी तारीख के जायज़े को सिर्फ हिंदुओं की देवमालाई कहानियों तक महदूद करना है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कल लोकसभा में ज़ीरो आवर के दौरान मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क की जमहूरियत में फेसबुक की मदाखलत को ख़त्म किया जाए। फेसबुक के ज़रिए नफरत और जज्बात भड़काई जा रही है। Mr. Speaker, sir, thank you for allowing me to take up an issue which is of paramount importance, and that is the rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties, and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Last year, for instance, the Wall Street Journal reported how Facebook's own hate speech rules are being bent to favor politicians of the ruling party. Recently, Al Jazeera and the Reporters Collective have demonstrated how a toxic ecosystem of proxy advertiser posing as news media is flourishing on Facebook, bypassing election laws of our nation, breaking Facebook's own rules, and completely suppressing the voice of those who are speaking up against the government. Sir, the blatant manner in which social harmony is being disturbed by Facebook with the connivance of the ruling establishment is dangerous for our democracy. Young and old minds alike are being filled with hate through emotionally charged disinformation and proxy advertising. Companies like Facebook are aware of this and are profiting from it. 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस में उठापटक का सिलसिला जारी है। ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के G23 ग्रुप के लीडरों ने पार्टी को तकसीम होने से बचाने के लिए गांधी परिवार से अपने वफादारों को अहम ओहदों से हटाने की अपील की है। G23 कांग्रेस ग्रुप की मीटिंग में इस बात पर भी गौर किया गया कि पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है और ये तकसीम से नहीं बचेगी। वहीं G20 के लीडरों में से एक गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो G23 की तजावीज़ को सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे। इस दरमियान हालिया इलेक्शन होने वाली रियासतों के लिए कांग्रेस ने 5 लीडरों को जिम्मेदारी दी है, जिनमें गोवा के लिए रजनी पाटिल, मणिपुर के जयराम रमेश, पंजाब के लिए अजय माकन, उत्तर प्रदेश के लिए जितेंद्र सिंह और उत्तराखंड के लिए अविनाश पांडे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सदारती इंतखाब को लेकर बड़ा दावा करके कई नई सियासी क़यास आराइयों को जन्म दिया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए आइंदा सदारती इंतखाब जीतना आसान नहीं हो सकता। CM ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास मजमूई तौर पर MLAs का आधा भी नहीं है। अपोजिशन जमातों के पास मुल्क भर में ज़्यादा MLA हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी हिमायत के बगैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, बड़ी बातें ना करें। पिछले बार के मुकाबले हार के बावजूद समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां मजबूत पोजीशन में हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र।
यूक्रेन जंग और बढ़ते क्रूड ऑयल की कीमतों के दरमियान बरतानवी वज़ीर आज़म का अरब ममालिक का दौरा, अबूधाबी के वली-अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से की मुलाकात, सिक्योरिटी, डिफेंस और बिजनेस बढ़ाने पर किया तबादला ख्याल। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाज में वज़ीर आज़म की कामयाब मुलाकात, यूक्रेन में जारी जंग समेत ताज़ा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर बोरिस जॉनसन ने की बातचीत। रूस की मईशत को पूरी तरह तबाह करने की सिमत बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस समेत 6 ममालिक ने उठाया बड़ा कदम, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का यूक्रेन की सूरत हाल पर फौरी इजलास तलब करने का किया मुतालबा। हिजाब पर पाबंदी के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रियासत में बंद जारी, कर्नाटक के कई इलाकों में मरकजी बाजार और सड़कें नजर आई वीरान, अमारत शरिया कर्नाटक ने दी थी बंद की कॉल। कश्मीर फाइल्स को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बताया आधा अधूरा, कहा इस फिल्म में कोई पैगाम नहीं, बीजेपी वालों के सामने खड़े हो जाओ तो भाग जाते हैं। और दी कश्मीर फाइल्स मूवी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, फिल्म देखकर मुसलमानों के खिलाफ सिनेमा हॉल में की जा रही है बयानबाजी, इतनी नफरत क्यों? बेशक कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन दिगर 1500 हिंदू मारे गए, उनके लिए कौन बहाएगा आंसू? वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए PPN चैनल।